चलिए दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे विभाजन सूत्र, जिसको कहा जाता है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, सेक्शन फॉर्मूला हम देखेंगे कि क्या होता है, जानते हैं हम। देखो, अगर दो बिंदु हमें दिए गए हैं ए और बी, ठीक है, उसको जोड़ने वाली जो रेखाखंड ए बी को अगर हम m1:m2 के अनुपात में आंतरिक रूप से विभाजित करने वाले बिंदु पी के निर्देशांक जो अगर हम निकालते हैं तो वो क्या आते हैं, ये आते हैं। अब मैडम हमने बड़बड़ पढ़ तो दिया, मतलब क्या है इस चीज का, कोई बड़ा ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखो, ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर दो बिंदु है ए और बी, है ना, ए और बी, ठीक है, ये क्या है हमारी y एक्सिस और ये हमारी x वाली, ये क्या होता है हमारा 0। अब a और b, अगर a का जो है निर्देशांक x1 y1 है और इसके निर्देशांक x2 y2 है, ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि इसको जोड़ने वाली ए बी को अगर किसी भी अनुपात में, मान लो इतने अनुपात में, यहाँ पर मैं कोई पॉइंट ले रही हूँ p, है ना, तो ये इसको कितने अनुपात में तोड़ रहा है, m1 m2 के अनुपात में इसको तोड़ रहा है। ठीक है, अब ये 1:2 भी हो सकता है, 3:4 भी हो सकता है ना, ऐसा कुछ भी हो सकता है ये। ठीक है, तो इसको अगर अनुपात में तोड़ रहा है और अपने को इसके क्या निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं, तो निर्देशांक का सूत्र क्या होगा, x जो वाला निर्देशांक, मतलब जैसे ये सिंपल सा दिख रहा है ना, तो वो क्या होगा, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन में m1 प्लस m2, और जो ये तो क्या हो गया हमारा भुज, और जो कोटि वाला होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब कुछ बच्चे बोल सकते हो मैम इतने बड़े बड़े x और y आएंगे, इसके निर्देशांक आएंगे इसके, तो ऐसा नहीं है। इसमें क्या करेंगे हम, m1 जो है हमारा इधर वाला भाग होगा, m2 जो है हमारा इधर वाला भाग होगा, x1 ये, x2 ये, y1 ये, y2 ये, इससे हम क्या करेंगे, इनका जो है निर्देशांक निकाल पाएंगे, तो वो फिर एक ही नंबर में बदल जाएगा वो तो। ठीक, तो इसको सूत्र को क्या बोलते हैं हम, विभाजन सूत्र। ठीक है, आगे बात समझ में। फॉर्मूला अगर याद करने में परेशानी है तो कोई बात नहीं, क्या करना है, m1 m2 तो नीचे तो दोनों में सेम है। ठीक है, अब x वाला जो साइड है भाई, इसके दो निर्देशांक होंगे ना, एक तो x वाले निर्देशांक होंगे y वाले, तो बस ये वही है, ये दिख बढ़े रहे हैं लेकिन ये है वही। ठीक है, तो इधर वाले में क्या है, m1 x1 आ जाएगा प्लस m2 x2 आ जाएगा, और इधर वाले में m1 y2 आ जाएगा और इधर m2 y2 आ जाएगा, बस इतना सब तो है, कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। हाँ, ये यही चीज यहाँ पे निकाल के दे रखी है, इसको सीधी लाइन कर दिया मैंने, थोड़ी सी ऐसी बना रखी थी। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि इसकी व्युत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है, तो मैं कहूँ कि अगर ये लाइन है तो क्या करो, इसको इससे जोड़ दो, मतलब यहाँ से एक लंब डाल दो, यहाँ से भी क्या करो, एक लंब डाल दो, और यहाँ से भी एक्स एक्सिस पे क्या करो, लंब डाल दो। फिर क्या करो, इसको इससे जोड़ दो और इसको इससे जोड़ दो, है ना, यहाँ पर भी लंब डाल दो। अब ये हमारा पॉइंट कौन सा है, ए बी, और ये कौन सा है, पी, वो नीचे आ गए ना, इससे मैंने इसको ऊपर लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमने इसको लंब डाला है, इसको मैं नाम दे देती हूँ Q, और इसको मैं नाम दे देती हूँ C। ठीक है, नीचे वालों का हमको कोई काम नहीं पड़ेगा तो उनको नाम हम नहीं देते। ठीक है, अब मैं क्या कह सकती हूँ, मैं कह सकती हूँ कि अगर P जो है वो A और B को आंतरिक रूप से M1 और M2 के अनुपात में तोड़ रहा है, ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ क्या PA अपॉन PB क्या है, M1 अपॉन M2। क्या लिखा मैंने, PA के अपॉन में PB जो है वो क्या है, M1 अपॉन M2 के बराबर है। होगा कि नहीं होगा, सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, होगा ये वो तो। अब हम ये भी देख सकते हैं कि ये वाला जो है ये तो इस तरीके से हो जाएगा, है ना, और हम ये जानते हैं कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, तो जो है ट्राइंगल PAQ सिमिलर हो सकता है ना ट्राइंगल PBC के, हो सकता है कि नहीं, ए सिमिलैरिटी के द्वारा। कोई रॉकेट साइंस नहीं, पढ़ चुके हैं हम तो, ट्राइंगल वाले चैप्टर में पूरी सिमिलैरिटी पढ़ाई थी मैंने आपको, है ना। अब जब अगर ये हो गया है ना, तो हम ये क्यों कर रहे हैं, ताकि हम ये पता लगा सकें, हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं कि PA अपॉन PB जो है वो बराबर होगा AQ अपॉन PC के, जो कि बराबर होगा PQ अपॉन BC के। भाई हम जानते हैं कि अगर दो ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होते हैं,
है ना, समरूप होते हैं, तो क्या होता है कि उनकी जो साइड है वो क्या होता है, समानुपाती हो जाती है। ठीक है, तो बस हमने इससे ये लिख लिया। अब हम क्या करें कि पी अपॉन पी भी तो अपने पास में m1 अपॉन m2 है ना, तो हम क्या करें, ए क्यू पी सी बी पी क्यू बी सी ये भी निकाल लेते हैं, इन दोनों को भी निकाल लेते हैं कि भैया इनकी एक्स और वाई के टर्म्स में क्या वैल्यू आ रही है, निकालें। ए क्यू अगर हम जाने कि ए क्यू कितना है, कहाँ है भाई बैठा है ए क्यू, ये रहा, है ना, तो ए क्यू कितना है भैया, ए क्यू को मैं आर एस लिख सकती हूँ कि नहीं, अगर यहाँ पे मैं इसको नाम दे दूँ आर एस और इसको नाम दे दूँ टी, चलो दे ही देते हैं, तो ए क्यू को मैं आर एस लिख सकती हूँ कि नहीं, लिख सकती हूँ ना, बराबर ही होंगे वो। तो आर एस कितना है, ओ एस माइनस ओ आर, याद करो पहले वाले में भी हमने ऐसा करा था, है ना, तो बस इसको क्या लिख सकते हैं, ओ एस माइनस ओ आर भी लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस एक्स वन। क्यों, क्योंकि ओ एस कितना है, एक्स है, देख रहे हो आप, ये रहा ओ एस कहाँ पे आ रहा है, पी पॉइंट पे आ रहा है, पी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स, मतलब क्या, y से दूरी कितनी है x, और इसकी y से दूरी कितनी है x1, तो लिख दिया x माइनस x1। ठीक है, फिर उसके बाद में हम क्या लिख सकते हैं, pc अगर हम निकाले तो pc कितना हो जाएगा, st, लिख सकती हो कि नहीं pc को, ये रहा हमारा pc और ये रहा हमारा st, दोनों बराबर है कि नहीं है, इसको मैं लिख सकती हूँ ना ot माइनस os, जैसे पिछली बार किया था, सॉरी ये पिछली बार वाले में नहीं था, लेकिन लिख सकते हैं हम OT माइनस OS अगर मैं कर देती हूँ, तो OT कितना है, x2, है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ तक आ रहा है, तो OT कितना है, x2, ठीक है, और OS कितना है, OS वाला पॉइंट कौन सा, x, ठीक, आगे बात समझ में। उसके बाद अगर हम निकाले PQ, है ना, AQ PC निकल गया, PQ निकालना है, PQ को मैं लिख सकती हूँ PS माइनस QS, कहाँ है भैया, ये रहा पी एस, पी क्यू निकाल रहे हैं हम, पहले पी क्यू ढूंढ लो, कहाँ है, पी ये रहा और क्यू ये रहा, ठीक है, ये हमको निकालना है, ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, पी एस, ये पूरा पी एस माइनस क्यू एस, ठीक है, लिख सकते कि नहीं, अब पी एस को लिख सकते ना, पी एस माइनस ए आर लिख सकते कि नहीं, क्यू एस को ए आर लिख दिया हमने, क्यू एस को ए आर लिख दिया हमने, तो ए आर कितना है, y1 है कि नहीं है, और पी एस कितना है, y, ठीक है, तो ये y माइनस y1 हो जाएगा कि नहीं। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम बात करें तो बी सी कितना हो जाएगा, बी टी माइनस सी टी, तो ये कितना हो जाएगा, बी टी माइनस पी एस, है ना, सी टी जो है हमारा, सी टी जो है वो हमारा पी एस के बराबर है ना, और पी एस कितना है, y है ना, और बी टी कितना है, बी कहाँ है हमारा, ये रहा बी टी कितना है, y2, है ना, तो ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y, ठीक है, आगे बात समझ में, ये सारा हमने निकाल लिया। अब इसको अगर मैं, ये कौन सी इक्वेशन हमारी, इसको हम नाम दे देते हैं 1। अब इन चारों को अगर मैं 1 में लिख दूँ तो मैं लिख सकती हूँ कि नहीं, टी ए अपॉन पी बी कितना है, m1 अपॉन m2, m1 अपॉन में m2, ठीक है, अब क्या है, ए क्यू अपॉन पी सी, तो ए क्यू कितना है, x माइनस x1 अपॉन में पी सी, x2 माइनस x1, x2 माइनस x, सॉरी ये x है, ठीक है, इसको बराबर में मैं लिख सकती हूँ कि नहीं, पी क्यू कितना है, y माइनस y1 अपॉन में बी सी कितना है, y2 माइनस y, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। अब अगर हम ऐसा करें कि पहले एक बारी इसको इसके बराबर लिखें और एक बारी इसको इसके बराबर लिखें, तो अगर मैं लिखूं m1 अपॉन में m2 बराबर है x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x के, तो मैं इससे निकाल सकती हूँ, क्या करूँ, इसको उठा के उधर ले जाऊँ, फिर इधर से x निकालना है मेरे को और x1 प्लस में ले जाऊँ, तो अगर मैं इतना सब सॉल्व करूँगी ना तो x जो है वो मेरा निकल के आएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है, x हमारा निकल के आएगा, ये x आएगा, ठीक है, और ऐसे ही अगर मुझे y निकालना है, क्या निकालना है, y निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, m1 अपॉन m2 को अगर मैं बराबर रखती हूँ y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y के, तो y जो है वो मेरा निकल के आएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2,
ठीक है, तो ये मेरे 2 निकल के आएंगे। तो मैं ये कह सकती हूँ बहुत अच्छे तरीके से कि अगर कोई पॉइंट P ए बी को m1/m2 के रेशियो में बना रहा है तो ये हमारे क्या है, हमने P के कोऑर्डिनेट माने थे। हम क्या निकालने वाले थे कि भैया P जो है हमारा, उसके कोऑर्डिनेट हमारे क्या बनेंगे, तो x और y हमको निकालना था। तो x और y हमने क्या निकाल दिया कि अगर P जो है वो ए बी को m1:m2 के अनुपात में डिवाइड करता है या फिर अनुपात में तोड़ता है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसके कोऑर्डिनेट इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। x को हम इससे निकाल सकते हैं और y को हम किससे निकाल सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य बिंदु के लिए विभाजन सूत्र अगर हम निकालेंगे, मध्य बिंदु के लिए अगर हमको मध्य बिंदु मतलब कि वो बीच में, वो जो रेशो बना है वो 1:1 का बनाता है अगर, तो हम क्या करेंगे, वो वाले फॉर्मूला में अगर हमको कोऑर्डिनेट निकालने हैं, निर्देशांक निकालने हैं P के, तो हम क्या करेंगे, m1 को भी 1 मान लेंगे और m2 को भी 1 मान लेंगे। फिर जब हम उसको लिखेंगे ना यहाँ पर, तो फिर हमारा ये जो x और मतलब P के जो कोऑर्डिनेट है x और y, वो x1 x2 y1 y2 की टर्म्स में ये आ जाएंगे। ठीक है, आगे बात समझ, आगे बढ़े, सीधे आ जाए उदाहरण पे। ठीक है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखाखंड को इतने से क्या करता है, अनुपात में विभाजित करता है। कर ले, बहुत आसान है भाई। हमने क्या पढ़ा कि अगर कोई भी बिंदु किसी रेखा के 2 बिंदुओं को क्या करता है, किसी अनुपात में तोड़ता है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो वाला जो पॉइंट है उसके जो निर्देशांक अगर हम निकालेंगे, तो उसके निर्देशांक कैसे निकाल सकते हैं, उसका x निर्देशांक जो है वो क्या होगा, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 होगा कि नहीं होगा भाई। हम लिख लेते हैं यहाँ पे, m1 क्या है हमारा 3 है ना, ये m1:m2 में है तो m1 3 हो जाएगा, m2 कितना हो जाएगा 1, ठीक है, और x1 कितना है 4, ठीक है, x2 कितना है ये रहा 8, ठीक है, y1 कितना है -3 और y2 कितना है 5, ठीक। बस अब इसके अंदर डाल दो तो हमारा x तो निकल के आ जाएगा। m1 कितना है हमारा 3 इंटू x2 कितना है 8 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना है 4 अपॉन में m1 प्लस m2 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, 3 8 जा 24 प्लस 4 अपॉन में 4, तो कितना हो जाएगा 28 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 7। x जो है हमारा 7 आ जाएगा। और y अगर हम निकालते हैं तो y कितना हो जाएगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2, ठीक है। m1 कितना है हमारा 3, y2 कहाँ है हमारा, ये रहा 5 प्लस m2 कितना है हमारा 1 इंटू y1 कितना है हमारा -3 अपॉन में m1 प्लस m2 अगर मैं करती हूँ तो ये रहा m1 और ये रहा m2, 3 प्लस 1 ये नीचे तो दोनों में सेम आएगा 4, 3 5 जा 15 और 1 इंटू -3 कितना हो जाएगा -3, तो ये कितना आ जाएगा, 15 में से 3 गए, कितने बचे 12 और ये कितने बचे 4, ये हो जाएगा 3। तो हमारे x और y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 7,3। मतलब वो बिंदु जो अगर मान लो कि वो बिंदु क्या है P है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, 7,3 आ जाएंगे। ठीक, आगे बात समझ में। तो ऐसा बिंदु जो ये बिंदु और ये बिंदु को 3:1 के 3/1 के अनुपात में विभाजित करता है, तो उस वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, 7,3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 7वां उदाहरण क्या बोल रहा है कि ये बिंदुओं A और B को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। ठीक है, हमको पिछली बार क्या दे रखा था, अनुपात दे रखा था। ठीक है, तो हमने क्या करा, बिंदु के निर्देशांक निकाले। अब इस बार क्या दे रखा है, बिंदु के निर्देशांक दे रखे हैं। ठीक है, हमको क्या करना है, उसका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करें, हम कह देते हैं कि अगर वो जो बिंदु है ये वाला है ना, तो वो किसके बराबर होना चाहिए, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। इसके बराबर होना चाहिए कि नहीं, कोई बेईमानी है क्या, नहीं है,
है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मैं कहूँ x, y जो है वो a, b के बराबर है, तो इसका मतलब क्या x जो है वो a के बराबर है और y जो है वो b के बराबर है कि नहीं। तो अगर मैं इन दोनों के इक्वल बता रही हूँ, मतलब क्या कि ये इसके बराबर है और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो भैया हमारा m1 m2 तो ठीक है, हम आसानी से निकाल पाएंगे पहले वाले से। पहले वाले से हम क्या करेंगे, m1 m2 से निकाल लेंगे और दूसरे वाले में हम रख के देख लेंगे कि सही आया कि नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या m1 प्लस m2 किसके बराबर है, -4 के। ठीक है, तो इसको मैं ऊपर ले जाऊंगी। ठीक है, -4 के बराबर है, तो इसको अगर मैं ऊपर ले जाती हूँ तो m1 x2 कितना है, ये x1 है। ठीक है, ये x1 है, ये x2 है। ठीक है, तो x2 कितना है इंटू 3 प्लस m2 भी हमको पता नहीं, x1 कितना है -6 अपॉन में m1 प्लस m2 बराबर कितना है -4। इसको मैं करूँ 3m माइनस 6m2 बराबर कितना है -4m1 -4m2। ठीक है, अब m1 m1 को एक तरफ ले आओ, m2 m2 को एक तरफ ले आओ, तो क्या आ जाएगा 7m1 बराबर आ जाएगा 2m2 के। तो हमको तो क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो m1 अपॉन m2 किसके बराबर हो जाएगा, 2/7 के, है ना। मतलब क्या अनुपात आ जाएगा 2:7। तो हमने अनुपात निकाल लिया 2:7। अब ये सही है कि नहीं, अगर ये सही होता है तो मतलब क्या m1 2 और ये 7 अगर होता है और इसके अंदर अगर हम रखते हैं तो ये पूरा किसके बराबर आना चाहिए, 6 के बराबर आना चाहिए कि नहीं। तो रख के देख लेते हैं, अपन कह देते हैं कि इसमें अगर हम रखते हैं, है ना, तो m1 कितना आया है 2 इंटू y2 कहाँ है भैया, y2 ये रहा और y1 ये रहा, y2 प्लस m2 कितना आया है, ये रहा 7। ठीक है, 7 इंटू y1 कितना है 10 अपॉन में m1 प्लस m2 7 प्लस 2, ये कितना आना चाहिए, ये पूरा आना चाहिए 6। तो समझ जाएंगे भैया कि हम सही हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा -16 प्लस 70 अपॉन में कितना हो जाएगा 9, ये हो जाएगा ठीक है, फिर हम क्या बोलेंगे कि ये तो कितना हो जाएगा 54 अपॉन में 9, तो ये आ गया 6, मतलब इसके बराबर आ गया। तो हमारा क्या है, अनुपात जो है वो सही निकला 2। इसमें हमको क्या बोला जा रहा है, उदाहरण 9 में हमको बताया जा रहा है कि बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करती है, y अक्ष विभाजित करती है। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि वो जो विभाजन हो रहा है वो k:1 हो रहा है ना, अनुपात हम ये मान लेते हैं कि इस अनुपात में विभाजित हो रही है। ठीक है, तो m1 तो k हो जाएगा और m2 कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक, तो अगर मैं x और y निकालना चाहूँ तो मैं आसानी से इससे निकाल सकती हूँ। कैसे निकाल सकती हूँ, कि वो जो पॉइंट है जो कि इनको विभाजित कर रहा है, उस पॉइंट के निर्देशांक क्या होंगे x, y। तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और y को क्या लिख सकते हैं, y वाले को m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं। अब मैं लिखूं x2, ये x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो इसको मैं लिखूं तो इसको मैं लिख सकती हूँ -k प्लस 5 अपॉन में k प्लस 1, और इसको मैं लिख सकती हूँ -4k -6 अपॉन में k प्लस 1। ठीक है, खाली वैल्यू डालनी है। अब देखो, अब एक बात ध्यान से देना, ये क्या बोल रहे हैं, रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। तो y अक्ष पे अगर कोई सा भी विभाजन हो रहा है y अक्ष पे, तो कोई सी भी देखो, कोई सी भी चीज अगर y अक्ष पे बैठी रहती है तो उसको हम कैसे लिखते हैं, 0y लिखते हैं ना। मतलब क्या कि उसका, ठीक है, y अक्ष पे बैठी रहती है, मतलब क्या y अक्ष पे जो बैठा है उसका मतलब क्या है कि उसकी x से उसकी y अक्ष पे अगर कोई बैठा है, इसका मतलब क्या है कि y से उसकी दूरी कुछ भी नहीं होगी,
y एक्सिस से कोई दूरी कुछ भी नहीं होगी, है ना। तो y एक्सिस से दूरी क्या होती है, x वाला पार्ट, है ना। तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। x वाला पार्ट क्या होता है, x वाला पार्ट मतलब y एक्सिस से दूरी। तो अगर वो बैठा ही y एक्सिस पे है तो कोई दूरी नहीं होगी ना उसकी, तो वो तो 0 ही हो जाएगा। तो मैं क्या बोल सकती हूँ कि ये वाला पार्ट जो है वो 0 आएगा, आएगा कि नहीं। तो मैं लिखूं -k+5। इससे हम क्या कर सकते हैं, k की वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा -k+5 बराबर 0। इसको ऊपर ले जाएंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो k कितना आ जाएगा हमारा 5। ठीक, आया कि नहीं आया, आ रहा है समझ। अब k को क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हमको तो क्या निकालना था, x और y निकालना था। तो x तो हमारा 0 आ गया, y निकालने के लिए हमको किसकी जरूरत है भाई, k की जरूरत है। तो x 0 आ गया तो हमने क्या करा, k निकाल लिया और y में हम इसको रख देंगे। तो y कितना हो जाएगा हमारा, -4k -6/k+1। k तो हमारा आ गया 0, तो 5, तो -4 × 5 -6/5 + 1। तो ये कितना हो जाएगा, -20 -6/6, ये हो जाएगा -26/6, जो कि आएगा -13/3। तो ऐसा बिंदु जो कि क्या कर रहा है, इन दोनों बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को y अक्ष पे क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो वो उसका अनुपात जो हमको निकालना था, तो अनुपात तो कितना हो गया, 5:1 का अनुपात हो गया। और जो निर्देशांक जो है हमको वो भी ज्ञात करने थे। तो निर्देशांक क्या हो गए, एक तो ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि y पे है, और क्या हो जाएगा, y हमने k की मदद से निकाल दिया, कितना, -13/। ठीक, आगे बात समझ, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। 10वां उदाहरण हमारा क्या कह रहा है, यदि बिंदु A 6,1, B 8,2, C 9,3, D, ठीक है, इस समांतर त्रिभुज के शीर्ष इसी क्रम में हो तो P का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा ठीक है, तो एक बात ध्यान रखना कि समांतर त्रिभुज क्या होता है, पैरेललोग्राम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम की खासियत होती है कि उसके जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या, कि जैसे मान लो कि ये पैरेललोग्राम ऐसा दिखता है ना। तो इसके जो डायगोनल होते हैं ये बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट मतलब क्या, कि ऐसी जगह से काटते हैं कि ये कटता है कि ये जो है और ये जो है ये दोनों क्या बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होगा और ये जो है ये इसके बराबर होगा। ठीक है, तो अनुपात तो क्या हो जाएगा हमारा, 1:1 का हमारा अनुपात हो जाएगा, है ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये, अगर हम इसको नाम दे ABCD, तो AC का जो मध्य बिंदु होगा उसके जो निर्देशांक होंगे वो DB के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होंगे ना, है ना, क्योंकि वो तो एक ही पॉइंट है, क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, बराबर काट रहा है दोनों तरफ से। आ रही है ना बात समझ में। तो हम क्या बोलेंगे, AC का जो मध्य बिंदु है उसके जो निर्देशांक है वो DB के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर होंगे। ठीक है, तो AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, ये वाला, अगर इसको मैं नाम दे देती हूँ T। ठीक है, तो इसके निर्देशांक क्या होंगे भाई, यहाँ वाला x1 y1, ये वाला x2 y2 करके अपन निकाल लेते हैं। तो हम लिख देंगे कि A और C का भी हमको इधर की साइड में लिखना है, उसके मध्य बिंदु के बारे में करना है। तो रेशो कितना हो जाएगा, 1:1। तो यहाँ पर m1 कितना हो जाएगा, 1, और m2 भी हो जाएगा 1। ठीक है, तो अब हम कैसे निकालते हैं बिंदु के कोऑर्डिनेट, हम निकालते हैं m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में क्या करते हैं, m1 प्लस m2 लिख देते हैं, है ना। आ रही है बात समझ में। ठीक है, और ये तो x वाले हो जाते हैं, और y का क्या हो जाता है हमारा, इसी का x जो ये हो जाएगा और इसी का y क्या होगा, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, आ रही बात समझ में। तो अभी हम AC के लिए बात करते हैं। AC की अगर हम बात करें तो m1 तो कितना है, 1, तो 1 × x2 कितना है, ये रहा 9 प्लस m2 भी कितना है, 1, और x1 कितना है, 6 अपॉन में m1 प्लस m2 कितना है, 2। ठीक है, और अगर हम देखें y के लिए तो इन दोनों में y क्या है, इधर 1 है और इधर 4 है। m1 m2 कितने हैं, 1 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 प्लस y1 कितना है, 1 अपॉन में
2। ठीक है, ये AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकल गए, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि AC के मध्य बिंदु के निर्देशांक किसके बराबर है, DB के मध्य बिंदु के निर्देशांक के बराबर, तो वो भी क्या है, P ही है। ठीक है, लेकिन हमको क्या दे रखा है, ये D में हमको क्या दे रखा है, ये P बता रखा है, और B हमको पूरा ऐसा दे रखा है, तो हम लिख लेंगे इसको भी, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। इसमें भी क्या होगा, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, और y वाले होंगे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो इसका अगर हम x निकालते हैं, अब इन दोनों का देखेंगे। ठीक है, तो m1 m2 तो अभी इसमें भी दोनों, क्योंकि ये भी तो बराबर ही काट रहे हैं ना। ठीक है, सभी बराबर कटे, तो m1 m2 इसमें भी 1 1 ही होंगे। ठीक है, तो m1 x2 कितना हो गया यहाँ पर p। ठीक है, p प्लस m2 तो 1 है, और x1 कितना है 8। ठीक, अपॉन में ये भी 2 कॉमा, है ना, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, और m1 तो 1 है, y2 कितना है, y2 ये रहा 3 प्लस m2 भी 1 है, और y1 कितना है, y1 है हमारा 2 अपॉन में m1 प्लस m2 1 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो बस ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। अब मैं कह दूं कि अगर ये दोनों एक दूसरे के बराबर है तो क्या होगा, ये इसका x जो है इसके बराबर होगा, है ना भाई। अगर मैं लिख रही हूँ वैसे ही वाला, अगर मैं लिख रही हूँ x कॉमा y बराबर है a कॉमा b के, तो मैं लिख सकती हूँ ना कि x बराबर है a के, है ना। तो ये मान लो कि ये x और y है और ये a और b है, तो x किसके बराबर हो जाएगा, a के। तो हमको क्या यहाँ से p की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, हम यहाँ ऐसा क्यों करें, क्योंकि हमको यहाँ p की वैल्यू निकालनी है ना। ऐसे तो ये भी इसके बराबर होगा, लेकिन बराबर करके क्या करेंगे उसको, हमको तो निकालना p की वैल्यू है ना। तो हम क्या करेंगे, p प्लस 8 अपॉन में 2 कर देंगे, तो 2 और 2 तो कट जाएंगे, और ये हो जाएगा 15 बराबर p प्लस 8, और ये हो जाएगा 15 माइनस 8 गया तो कितना बचेगा, 7 हमारा दिया जाएगा। p का मान ज्ञात कीजिए, हमने p का मान ज्ञात कर लिया। ठीक है, तो बस उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं।